सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए क्लास 12th की फिजिक्स लेकर आए। क्लास 12th की फिजिक्स का पहला चैप्टर लेकर आए हैं और इस पहले चैप्टर के रिगार्डिंग आप लोगों ने ऑलरेडी पहली वीडियो देख रखी होगी। चैप्टर नंबर फर्स्ट, 2 बुक इशू की गई है आपको क्लास 12 की फिजिक्स में और पहली बुक का पहला चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। और इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का हम दूसरा लेक्चर लेकर आए। पहले लेक्चर में आपने देखा कि कैसे हमने स्केलर वेक्टर की कहानी को समझा, कैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin 30, sin 45, sin 60 की क्या वैल्यू होती है। फिर हमने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की कहानी समझी। फिर हमने पढ़ा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के थ्रू हमने फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस पढ़ा, जहां पे हमने देखा कि 2 अगर चार्जेस है Q1 और दूसरी चार्ज है हमारे पास Q2 और इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस r है, तो F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होगी। फिर देखा आपने कि अगर कोई एक चार्जेज है और ये डिस्टेंस r दूरी पर है एट अ पॉइंट P, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो होगा वो K Q अपॉन r स्क्वायर होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P, और अगर यही निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P की जो वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड होगी, वो तो अभी भी KQ अपॉन r स्क्वायर ही होगी। बट नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज। यानी अभी तक आपने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखी लास्ट वीडियो में, फिर आपने स्केलर और वेक्टर की कहानी को बहुत प्यार से समझा, फिर आपने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन समझा, क्यों करते हैं इसको जाना, फिर कूलम्स लॉ की वजह से फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस जाना, फिर फोर्स कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जाना, फिर आपने कूलम्स लॉ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज जाना और इसके बारे में वेक्टर फॉर्म जाना। फिर आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज, साथ ही साथ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज, ये सारी कहानी देखी। फिर आपने उसके आगे बढ़े तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जानकारी ली आपने, और ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करते हुए आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को बनाया। ये सारी डिस्कशन हमने आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से लगभग 5 आवर 55 मिनट्स का टाइम देकर बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए टॉपिक को कंप्लीट किया था। तो जो भी चीज़ें आपने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी उसमें जितनी भी चीजें थी वो किसके लिए एप्लीकेबल थी, तो ये सारे के सारे फॉर्मूला एप्लीकेबल थे पॉइंट चार्जेस के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल थे? पॉइंट चार्जेस के लिए, जैसे प्लस Q, Q1 Q2 वगैरह वगैरह, यानी पॉइंट चार्जेस के लिए सारे फॉर्मूला एप्लीकेबल थे। यहाँ पर जो Q की वैल्यू डालते थे ये विदाउट साइन डालते थे, क्योंकि ये जो पॉजिटिव और निगेटिव साइन है यहाँ पर भी Q की वैल्यू जो है वो विदाउट साइन डालते थे, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सिर्फ हमें ये बताता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज है तो टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज, बट द मैग्नीट्यूड बट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, सो द चार्ज शुड बी रिटन विदाउट साइन। अगर निगेटिव है तब भी पॉजिटिव डालो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डालना ही है, यानी चार्ज को साइन के अकॉर्डिंग हम बात नहीं करते थे। और जितनी भी बातें लास्ट वीडियो में हमने की थी वो सारे की सारे हमने पॉइंट चार्जेस की रिगार्डिंग की थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस एंड फील्ड का दूसरा लेक्चर, जिसके अंदर हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ। यानी इस्तेमाल तो हम कूलम्स लॉ का ही करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हम कूलम्स लॉ की मदद से ही निकालेंगे, लेकिन अब जो हम फाइंड आउट करेंगे वो निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस
चार्जेज। यानी अभी तक जितनी भी डिस्कशन हमने की है वो सारी की सारी डिस्कशन हमने पॉइंट चार्जेस के लिए लास्ट वीडियो में की थी, और इस वीडियो में जितनी भी डिस्कशन करेंगे वो कंटिन्यूअस चार्जेस के लिए डिस्कशन करेंगे। जैसे आपको दिख सकता है कि कुछ एक रिंग बना हुआ है या एक सर्कल बना हुआ है और उस सर्कल के चारों तरफ चार्जेस पॉजिटिव चार्ज फैला पड़ा है, तो इसके सेंटर पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। साथ ही साथ इसके एक्सिस पर एट अ पॉइंट P एट डिस्टेंस x इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। फिर आप देखोगे कि इसी जगह आपके पास एक सेमी सर्कल है जिसके ऊपर बहुत सारी चार्जेज है, अब पॉइंट चार्ज नहीं है, और इसके पॉइंट O पर आपसे पूछ लेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। या आपके पास एक क्वाड्रेंट बना हुआ है और इस क्वाड्रेंट के ऊपर चार्ज पूरी तरह से फैला हुआ है यानी कंटिन्यूअस चार्जेस है, इसके पॉइंट O पर आपसे पूछ लेगी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। या हो सकता है कि कुछ ऐसी चार्जेस हो और इसके ऊपर पॉजिटिव 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 फैली हो और इससे r दूरी पर एट अ पॉइंट P पर पूछ ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। या हो सकता है कि इसी चार्ज को जो सीधा सीधा फैला है इसको ऐसे लेटा दे हॉरिजॉन्टल में और इससे r दूरी पर आपसे पूछ ले कि इस पॉइंट P पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। यानी ओवरऑल लास्ट वीडियो में आपने जितनी भी फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जिसको कहते हैं, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस को वेक्टर फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वेक्टर फॉर्म, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितनी भी कहानी देखी, जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए, सारे के सारे पॉइंट चार्जेस की रिगार्डिंग किए। आज हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का सेकेंड लेक्चर, जिसके अंदर आप एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ देखोगे। यानी इन सब पर हम कूलम्स लॉ का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे डिराइव करेंगे, जबकि हमारे पास कूलम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्जेस, जैसे एक रिंग है, एक सर्कल है, उसके सेंटर पर क्या होगा, पॉइंट P पर क्या होगा, एक सेमी सर्कल के सेंटर पर क्या होगा, एक क्वाड्रेंट के सेंटर पर क्या होगा, एक सीधी सीधी लीनियर चार्ज है खड़ी की हुई, उसके पॉइंट P पर एक्सिस पर क्या होगा, या उसी चार्ज को लेटा दिया तो जाकर उसके एक्सिस पर क्या होगा। ये सारी चीजों का डिस्कशन आज की क्लास में करेंगे और इन सब में भी कूलम्स लॉ लगाएंगे, लेकिन कूलम्स लॉ को कैसे इस्तेमाल करेंगे इसी बात को सीखना है। इसलिए आज का हमारा लेक्चर होगा एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ। तो कहानी समझ गए कि अभी तक क्या पढ़ा था और इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आप सभी को छठ पर्व की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। अगर आप भारत के बिहार या बिहार से सटे राज्य यूपी के बिहार के बॉर्डर पर सटे हुए यूपी के हो तो आप तो छठ पर्व के बारे में जानते हो। अगर आप यहाँ से नहीं, कहीं तमिलनाडु से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या किसी अलग जगह से हो जहाँ पे छठ पूजा नहीं होती है, उनके लिए थोड़ी सी बता दें कि छठ पर्व हम लोग इसलिए करते हैं कि सूर्य देवता सन जो है हमारा, उनको हम लोग आज के दिन, आज छठ पर्व आज कंप्लीट हुई है, कल संध्या था, आज मॉर्निंग का पूजा था। इन दोनों दिन हम लोग उस भगवान को प्रणाम और उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि भगवान इस धरती पर जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। अगर सन को हटा दिया जाए तो हमारा धरती एक बर्फ का गोला बन जाएगा। तो ये हम लोगों के लिए, बिहार और बिहार से सटे बॉर्डर यूपी के लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ा पर्व है। तो इन पर्व में हम आप लोगों के लिए यही दुआ करेंगे कि आप लोग बोर्ड में अच्छे अच्छे नंबर लेकर आओ, भगवान आपको ज़िंदगी में उन्नति, तरक्की, सारी चीज़ें बढ़ते जो आप चाहते हो वो मनोकामना पूर्ण हो, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये बात तो हम हमेशा कहते हैं कि देयर इज़ नो एनी अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क। मेहनत का कोई अल्टरनेट तो है ही नहीं। कोई ये सोच लेगा कि बैठे बिठाए भगवान उनको दे देंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। मेहनत तो आपको कंटिन्यूअस वे में करते रहनी पड़ेगी। तो यहाँ तक की कहानी समझ गए कि क्या पढ़ाया था अभी तक इसमें और क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो इरेज कर दे, लिख लो इसमें से अगर कुछ भी बातें लिखनी है। सर इसमें से क्या लिखे सर, ये तो इंट्रोडक्शन है, लिखने की जरूरत नहीं है। यानी 1 2 3 4 5 डेरिवेशन आज हम आपको करके दिखाएंगे और इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। और ये 5 डेरिवेशन में 1 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम अपना काम पूरा करके जाएंगे ताकि आप लोगों को एक साथ ये सारी डेरिवेशन मिल जाए। इरेज करें।
चलो, हाँ, अगर आपको लगेगा कि सारी डेरिवेशंस आपको आती है, फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको 2x के स्पीड में एक बार कम से कम देख के समझ लो। हम अपनी तरफ से एक सुंदर कोशिश करेंगे कि आपको ये टॉपिक कुछ अलग और यूनिक और सुंदर तरीके से समझाने की, यानी इजी तरीके से समझाने की कोशिश करें। अगर आपको समझ में आए तो आप अच्छे से पढ़ लोगे, और आपको अगर ऑलरेडी आता है तो आप एक बार सिर्फ देख लोगे, और नहीं तो आगे जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बताएंगे डायरेक्ट उसको देख लोगे, इसको स्किप कर लोगे। इसलिए हम हमेशा इंट्रोडक्शन में 2-4 मिनट तो ले ही लेते हैं, ताकि इंट्रोडक्शन अच्छे से बता दिया जाए, तो जिन बच्चों को नहीं देखने का मन है वो बच्चा आराम से इस वीडियो को स्किप करके नेक्स्ट वीडियो पे जा सकता है। सॉरी, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन सारे टॉपिक को समझाते हैं। पहला कहता है, अच्छा इसको समझने से पहले हम कुछ चीजों का डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें से आप जितनी भी बातें पढ़ोगे उसके अंदर एक बात श्योर शॉर्ट होगी, वो होगी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। यानी इसके अंदर जो भी टॉपिक पढ़ोगे उस टॉपिक में आप देखोगे कि रिंग के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका क्या मतलब, वो जितने भी शेप आपने देखा था, जैसे ये शेप देखा जिसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग है। जैसे आपने ये देखा सेमी सर्कल, ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सेमी सर्कल है। अगर आपने क्वाड्रेंट देखा तो ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्वाड्रेंट है। अगर आपने ये लीनियर चार्ज देखा तो ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आपने ये वाली चार्ज देखी तो ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब सवाल उठता है कि सर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब हुआ। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब हुआ, सपोज करो यहां से आपने 1 यूनिट का लेंथ काट लिया। कितने यूनिट का लेंथ काटा? 1 यूनिट का लेंथ काटा। अब 1 यूनिट लेंथ हर बच्चों के लिए अलग हो सकता है। कोई कहेगा कि हम 1 सेंटीमीटर का काटेंगे, कोई कहेगा नहीं हम 1 मीटर का काटेंगे, कोई कहेगा नहीं हम 1 मिलीमीटर का लेंथ काटेंगे। यानी वो यूनिट अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है। किसी बच्चे ने अगर 1 सेंटीमीटर का लेंथ काटा तो देखा इतनी दूर पर जो चार्ज है, सपोज कर लो इसके ऊपर 100 कूलम का चार्ज फैला हुआ है, तो उस बच्चे ने 1 सेंटीमीटर का लेंथ काटा और देखा कि इस पर 2 कूलम का चार्ज है, तो वो बच्चा आगे गया, कहीं और उठाकर रैंडम काट लिया, फिर से 1 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट का लेंथ। 1 यूनिट लेंथ वो अपने हिसाब से कुछ भी डिसाइड कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग चार्ज बदलेगा। दिखाते हैं, तो दूसरी जगह वो 1 सेंटीमीटर काटा, देखा यहाँ भी 2 कूलम का चार्ज है। फिर यहाँ पे काटा 1 सेंटीमीटर, देखा यहाँ भी 2 कूलम का चार्ज है। यानी किसी भी पार्ट में वो अगर 1 सेंटीमीटर काटा है तो उसको 2 कूलम का ही चार्ज मिलेगा। उसी बच्चे में से किसी बच्चे ने मान लो 1 मीटर काटा ऐसे, तो देखा यहाँ पर 3 कूलम का चार्ज है, या 4 कूलम का चार्ज है, या 5 कूलम का चार्ज है, कुछ भी देखा उन्होंने। तो अगली बार वो कहीं भी 1 मीटर का लेंथ काटेगा तो उसको 5 कूलम का ही चार्ज मिलेगा। अगर वो 1 मिलीमीटर का लेंथ काटा है कहीं पे और उसको 1 मिलीमीटर की वजह से 1 कूलम का चार्ज मिलता है, तो वो कहीं पे भी 1 मिलीमीटर काटेगा तो उसको 1 कूलम का ही चार्ज मिलेगा। यानी वो जितनी यूनिट लेंथ ले ले, उस यूनिट लेंथ को 1 यूनिट लेंथ पे जितना चार्ज मिला है वो हर यूनिट लेंथ पे उसको उतना ही चार्ज मिलेगा। चाहे इसमें इस जगह पर उन्होंने सपोज करो 1 यूनिट लेंथ लिया है और उसको 1 यूनिट लेंथ किसी ने सेंटीमीटर में, किसी ने मीटर में और किसी ने मिलीमीटर में लिया है। हम सपोज करते सीधा लेके चलते हैं कि 1 यूनिट लेंथ यानी 1 सेंटीमीटर लिया या 1 मिलीमीटर लिया या 1 मीटर लिया, तो किसी ने बोला हम 1 सेंटीमीटर लेंगे, तो 1 सेंटीमीटर लिया तो उसको सपोज करो 3 कूलम का चार्ज मिला है, तो वो कहीं और जगह पर 1 सेंटीमीटर काटेगा और देखेगा तो देखेगा कि वहां पर भी 3 कूलम का ही चार्ज है। अगर इसमें किसी ने 1 मीटर की दूरी काट के देखी 1 यूनिट लेंथ, तो उसने देखा कि 5 कूलम का चार्ज मिला है, तो इस सेमी सर्कल के इस क्वाड्रेंट के कहीं पर भी, इस क्वाड्रेंट के कहीं पर भी 1 मीटर और काट के देखेगा
तो उसको 5 कूलम का ही चार्ज मिलेगा। अगर उसने इसमें कहीं पर 1 मिलीमीटर काटा है और उसको 1 कूलम का चार्ज मिला है, तो ये कहीं पर भी इसको काट के देखेगा तो 1 कूलम का ही चार्ज मिलेगा। यानी चार्ज हर जगह बराबर बराबर तरीकों से बटा हुआ है। यही हो गया हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। और ये जितना डायग्राम देखा है आपने, ये सारे के सारे डायग्राम कैसे है? 2 डायमेंशनल है। ये चार्ज्ड रिंग है। ये कैसा है? चार्ज्ड रिंग है। रिंग बोलो या सर्कल बोलो, एक ही बात है। ये सेमी सर्कल है, ये क्वाड्रेंट है, ये लीनियर चार्ज है, वर्टिकल लीनियर चार्ज है, और ये हॉरिजॉन्टल लीनियर चार्ज है। ये सारे के सारे कैसे फिगर है? सारे के सारे 2 डायमेंशनल फिगर है। कैसे है? 2 डायमेंशनल फिगर है। और अब जब कभी भी 2 डायमेंशनल फिगर पर चार्ज फैला हुआ हो तो उसको लिए हम यूज करते हैं लेम्डा। क्या यूज करते हैं? लेम्डा। और लेम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। यानी एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज हुआ। यहां तो हमने मान लिया ना कि 100 कूलम में से 1 सेंटीमीटर पर 2 कूलम आ रहा होगा, लेकिन हमें नहीं पता कितना आ रहा है 1 सेंटीमीटर पे। तो आप लेम्डा यूज करो। लेम्डा बराबर चार्ज पर यूनिट लेंथ। 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 यानी ये टर्म का आपको ध्यान रखना है कि लेम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर इसी जगह पर आपको कहीं पर कोई 3 डायमेंशनल फिगर दिखता, कैसा दिखता? 3 डायमेंशनल, जैसे स्फीयर दिख जाता या सिलेंडर दिख जाता। क्या दिख जाता? आगे पढ़ेंगे इसको। स्फीयर दिख जाता या सिलेंडर दिख जाता। देखने में स्फीयर और सर्कल, देखो सर्कल ऐसा फिगर होगा जो 2 डायमेंशनल होगा, बोर्ड के अंदर ही आ जाएगा। और स्फीयर जो होगा, सपोज कर लो ये सर्कुलर रीजन होता और ऐसा आ जाता जो बोर्ड से बाहर निकल के भी आ जाता, ये हो जाता हमारा स्फीयर। और सिलेंडर तो 3 डायमेंशनल है ही। तो अगर स्फीयर और सिलेंडर जैसा चीज दिखे और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से फैला हुआ है और कैसा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इस चैप्टर में जहां भी पढ़ना है वहां हमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पढ़ना है। हर यूनिट पे उतना ही चार्ज होगा जितना नेक्स्ट यूनिट पे कभी पढ़ोगी। हर यूनिट पर देखोगे तो 2 कूलम है तो हर यूनिट पे 2 कूलम ही होगा। अगर कोई 3 डायमेंशनल का फिगर सिलेंडर या स्फीयर है, इसके लिए हम अगर यूज करते हैं तो यूज करते हैं सिग्मा। और सिग्मा होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। यानी 2 डायमेंशनल के लिए चार्ज अपॉन लेंथ लेम्डा, और 3 डायमेंशनल के लिए सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया। अब इसका एरिया लिखोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया लिखोगे तो 2 पाई आर एच, क्योंकि इसके कर्व्ड सरफेस एरिया पे फैला है। अब इस समय चार्ज लिखोगे तो क्यू पर यूनिट लेंथ, इसके लिए 2 पाई आर, इसके लिए पाई आर, इसके लिए पाई आर बाई 2, इसके लिए डायरेक्ट जो इसका लेंथ एल होगा, इसके लिए डायरेक्ट जो इसका लेंथ एल होगा। लेकिन इसके लिए चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया इसका 4 पाई आर स्क्वायर, इसके लिए भी चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसके लिए एरिया 2 पाई आर एच, क्योंकि इसके कर्व सरफेस एरिया पे फैला है। और यही 3 डायमेंशनल फिगर के अंदर अगर चार्ज भरा हो, लिख लो इसमें से जो भी लिखना है, और सब यूनिफॉर्मली होगा। यहाँ भी यूनिफॉर्मली, यहाँ भी यूनिफॉर्मली, और इस सब में भी यूनिफॉर्मली। अगर 2 डायमेंशनल फिगर दिखे तो चार्ज पर यूनिट लेंथ का इस्तेमाल करते हैं। सर्कल के लिए उसका लेंथ, उसका सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। सेमी सर्कल के लिए उसका लेंथ हाफ ऑफ द सरकमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई आर बाई 2, दैट इज पाई आर होता है। इसके लिए पाई आर बाई 2 होता है, और इसके लिए जो लेंथ इसका एल है, और इसके लिए भी जो लेंथ इसका एल है। इन दोनों के लिए 3 डायमेंशनल फिगर के लिए ये दोनों कैसा फिगर है? 3 डायमेंशनल फिगर है। और 3 डायमेंशनल फिगर के लिए हम यूज करते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, जब उसके बाहर में चार्ज फैला हो। इधर से कुछ इरेज करें, लिख लो जो भी लिखना है। लिख लिया सर। अगर यही इसी स्फीयर के और इसी सिलेंडर के, ये स्फीयर है मान लो,
जब स्फीयर होगा तो देखने में सर्कुलर लगेगा, तो सर्कल स्फीयर को लिख देंगे, क्योंकि कॉपी में स्फीयर पूरा बनाया जा नहीं सकता है। 3 डायमेंशनल सर्कल और स्फीयर हमेशा एक जैसा देखने को मिलता है, बस हम लिख देंगे कि ये स्फीयर है। अब इसके अंदर बैठ जाए चार्ज, बाहर ना हो, सरफेस पर ना हो, इसके अंदर हो, बाहर ना हो, इसके अंदर हो, तो इसके लिए यूज करते हैं रो, और रो होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब हुआ था कि एक यूनिट में कितना चार्ज है वो लेम्डा। इसका मतलब हुआ था एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज है वो सिग्मा। और इसके लिए हुआ एक यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, दैट इज रो चार्ज अपॉन वॉल्यूम। इसके लिए वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, इसके लिए वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। ये सारी, और ये भी कैसा फिगर है दोनों, 3 डायमेंशनल, यानी सिग्मा और रो हमेशा हम 3 डायमेंशनल करेंगे। सिग्मा तब यूज करेंगे जब स्फीयर के बाहर चारों तरफ फैला हो या सिलेंडर के बाहर, और रो तब यूज करेंगे जब सिलेंडर के अंदर और स्फीयर के अंदर फैला हो चार्ज, लेकिन यूनिफॉर्मली हो। हर एक यूनिट पे चार्ज अगर 2 कूलम है तो हर एक यूनिट पे चार्ज 2 कूलम ही होगा। तो इसके लिए रो, इसके लिए सिग्मा और इसके लिए लेम्डा। ये बात समझ में आई। और हमारा इस्तेमाल आज की क्लास में, आज की वीडियो में इस पर है, लेम्डा पर है, चार्ज पर यूनिट लेंथ पे है। लिख लो इसको, लिख लिया। थोड़ा पानी पी लेते, बोलते बोलते थोड़ा गला सूखने लगता है। मौसम ड्रास्टिकली चेंज हुआ है ना, दिन में गर्मी, शाम में ठंडा, तो थोड़ा सा हो जाता है। इरेज कर दे। तो यूनिफॉर्मली का मतलब समझ में आ गया, और लेम्डा, रो और सिग्मा का मतलब समझ में आ गया। अब हम डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। आराम से समझना है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत प्यार से और बहुत तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे। मेरी आवाज पे आप कंसंट्रेट करना, देखना कि आपको चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही। नहीं आएगी आप बताना, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और पहला क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a uniformly charged ring of radius r के पहले पार्ट में at its center। कहता है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग ऑफ रेडियस आर एट इट्स सेंटर। एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, देखो रिंग बोल दो या सर्कल बोल दे, घबराने की जरूरत नहीं, दोनों एक ही चीज है। ठीक, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है। यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली का मतलब समझ गए, हर यूनिट पर सेम चार्ज, इसके ऊपर चार्ज फैला है। मान लो कोई भी एक चार्ज Q पूरी तरह से फैला हुआ, 100 कूलम हो सकता है, 200 कूलम हो सकता है, 400 कूलम हो सकता है, पता नहीं। इसके सेंटर पर O पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, यानी आपसे पूछ रहा है E नेट एट O, दैट इज सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली। और इस चैप्टर में पूरा हर जगह हमें क्या पढ़ना है, यूनिफॉर्मली ही पढ़ना है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग या फिर सर्कल जिसका रेडियस क्या है, आर है। तो देखते हैं कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो हमने बोला कि ये पूरा चार्ज है, पूरे चार्ज की वजह से तो हम नहीं बता सकते, लेकिन कहीं पर हमने एक यूनिट लेंथ काटा, अब बोल दिया इसका चार्ज dq है। अब q चार्ज 100 कूलम था तो 2 कूलम बोला था, मान लेते हैं एक छोटा सा चार्ज dq है। ये छोटा सा चार्ज इस पॉइंट पर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी बनाएगी। मान लो ये E1 पहला नंबर चार्ज है,
इसी का सिमेट्रिकल, यहां पर भी एक छोटा सा डीक्यू काटा, ये दूसरा नंबर चार्ज है, ये वाली ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है। डीक्यू जो है ये दूसरा नंबर चार्ज जो है ये अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनाएगी E2, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जितना चार्ज ये डीक्यू वाला है वो सेम चार्ज ये डीक्यू वाला है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होने की वजह से और अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगी। इसी तरह जब आप यहां पर कहीं डीक्यू काटोगे तो ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनाएगी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और इसके जस्ट सिमेट्रिकल इधर कहीं डीक्यू काटोगे तो ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाएगी, क्योंकि दोनों डीक्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, वैल्यू सेम है, तो E3 और E3 का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के तो कैंसिल आउट कर जाएगी। इसी तरह जब कहीं इधर डीक्यू काटोगे तो इसका सिमेट्रिकल इधर डीक्यू कटेगा, इधर डीक्यू काटोगे तो इसका सिमेट्रिकल इधर डीक्यू कटेगा, मतलब यहां काटा, मान लो इसको 5th नंबर डीक्यू बोल दिया तो ये E5 हो गया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के अवे, यहां काटा डीक्यू, इसको 6th नंबर बोल दिया तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 6 हो गई, और ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल्ड हो गया। उसी तरह ये कैंसिल्ड हो जाएगा, यानी कहीं पर भी आप इधर और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे तो सेंटर पर हर जगह डीक्यू की वजह से बनेगा, और इसका सिमेट्रिकल ये, 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 सब एक दूसरे को कैंसिल आउट करते चले जाएंगे, और यहां से बोलोगे आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट at O, that is center of uniformly charged ring of radius R is 0, यानी सेंटर पर बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज रिंग या एक चार्ज सर्कल की वजह से 0 होगी तब जब वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हो। अगर यूनिफॉर्मली नहीं होगा तो 0 नहीं होगा। अब मान लो चार्ज कहीं पर बहुत ज्यादा है और कहीं पर है ही नहीं, कहीं पर बहुत कम है, कहीं पर फिर बहुत ज्यादा है, कहीं पर है ही नहीं, 1-2 है, ऐसे में नहीं होगा क्योंकि सिमेट्रिकल एलिमेंट सेम नहीं होगा। लेकिन हमें ऐसा टॉपिक अपने क्लास 12th में नहीं पढ़ना, ये सारी चीजें हमें नहीं पढ़नी है। इसकी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा एट इट्स सेंटर ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग या सर्कल। लिख लो इसको। देखो जितनी बातें बोल रहे हैं ना उस बातों को सही से रियलाइज करोगे ना तो समझना लिखना बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन सिर्फ उसको नोट्स बनाओगे तो समझना आपके लिए धीरे धीरे टफ होता चला जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लो। यहां तक की सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। हाँ सर अभी तो आपने ज्यादा कुछ बताया नहीं, ये सब तो हम ऑलरेडी पहले से जानते थे। ठीक है, चलिए अब हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर देख लिया, अब इसके एक्सिस पे देखने जा रहे हैं। किस पे देखने जा रहे हैं? एक्सिस पे। बताते हैं कहां पे, आराम से समझिए। तो जिस तरह की कहानी चल रही है ये कहानी को समझना जानना बहुत मजेदार होने वाला है। ओके सर, अब हम देखने जा रहे हैं दूसरे वाले में कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग या सर्कल ऑफ रेडियस r ऑन इट्स axis at a distance x from its center. Electric field on its axis at a distance x from its center. मतलब ये एक चार्ज रिंग या सर्कल है, आराम से चीजों को समझना है। ये एक चार्ज रिंग या सर्कल है, थोड़ा छोटा बना देते हैं। ये एक चार्ज रिंग या सर्कल है, ठीक है। ये यूनिफॉर्मली है, ये लाइन भूलना नहीं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। कहता है इसके सेंटर से x दूरी आगे बढ़ के इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इसके एक्सिस पे। आप समझेंगे ये जो x आगे बढ़ रहा है वो ऐसे नहीं बढ़ रहा है, ऐसे आगे बढ़ रहा है, इससे इधर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ये अगर बल्ला उठा लो आप
तो इससे इसके सेंटर से कुछ ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, और जब ऐसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से इसकी दूरी, यहाँ से इसकी दूरी, यहाँ से इसकी दूरी, यहाँ से इसकी दूरी सेम होगी। ये वाली दूरी बढ़ रहे हैं आगे, ये क्योंकि बोर्ड पे ऐसा बनाया जा नहीं सकता। क्या कहना चाहते हो सर? अगर मान लो कहीं पर भी एक छोटा सा DQ काटोगे आप और यहाँ से इसकी दूरी आगे बढ़ोगे और इस डिस्टेंस को अगर आप R बोलोगे तो कोई कहेगा नहीं हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे DQ काट के, तो ये वाली दूरी भी R ही होगी। भले कॉपी में देख के, बोर्ड पे देख के लग रहा है ये तो छोटा है सर, ये तो बड़ा है सर, तो देखो ये ऐसा दूरी नहीं है, ये ऐसा दूरी है। ये बात को समझना, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये और यहाँ से ये सारी दूरी जो है आपस में बराबर है, इसलिए ऐसे वाले को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से भी काटो और तब यहाँ से यहाँ बढ़ो, या यहाँ से काट के यहाँ बढ़ो, ये R है तो ये भी R, ये भी R, ये भी R। भले बोर्ड में देखने में ये बड़ा, ये छोटा, ये बीच वाला, ये उससे बड़ा, ये इससे छोटा, ऐसा कुछ दिख रहा, लग रहा है जैसे सब बराबर नहीं है, लेकिन सब कुछ कैसा है, इस पॉइंट से ऐसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ऐसे एक्सिस पे बढ़ रहे हैं, यानी इधर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और क्योंकि बोर्ड पे ऐसा डायग्राम बनाना संभव नहीं है तो इसको समझाया हमने। समझ में आई बात? ठीक है सर, ये बात तो हम समझ गए, इसलिए कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने इस सब चीजों को बताया। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ये बात तो हम समझ गए कि एक्सिस कहने का क्या मतलब हो गया, कि इससे आगे बढ़ के ऐसे है। तो हमारे पास एक चार्ज्ड रिंग था, इस चार्ज रिंग पर पॉजिटिव 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 चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, और इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज से के सेंटर से आगे बढ़े x दूरी, उसको बोर्ड पर हम ऐसे बढ़े x दूरी, और इस पॉइंट P पर कह रहा है कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो आप कहोगे सर कूलम्स लॉ ने हमें जो भी चीज बताया है, कूलम्स लॉ ने हमें जो भी चीज बताया है वो एक पॉइंट चार्जेस के लिए बताया है, तो कहीं पर भी हम एक पॉइंट चार्ज काट लेते हैं और इसका रेडियस तो ऑलरेडी हमें पता है R है। इस हमने बोल दिया ये जो पॉइंट चार्ज है ये DQ चार्ज है, और इस पूरे का लेंथ, इस पूरे लेंथ ऑफ सर्कल क्या होगा, तो बोलोगे वही होगा जो इसका सर्कमफेरेंस होगा। ठीक है, ठीक है। हमने बोला इसका लेंथ छोटा सा सर्कमफ्रेंस काटा, DL लेंथ काट लिया, और इस छोटे से चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो ये सारी चीजों को हटा लिया हम, ये सारी चीजों को हटा लिया हम, तो हमारे पास क्या है, सिर्फ ये एक छोटा सा चार्ज और ये पॉइंट P, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी DE, क्योंकि छोटा सा चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत है? एकदम आराम आराम से चीजों को पकड़ना है, घबराने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। 4 बार हम मिटाएंगे, 4 बार लिखेंगे, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार पकड़ में आ गई तो आपको फिर हीरो बन जाओगे, आपको फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी डिराइव करने में कि आखिर चल कहाँ रहा है। हाँ, पहले बोल दिया, जिन बच्चों को आता है वो 2x स्पीड पे आ जाओ और जल्दी जल्दी भगा के देख लो। यानी ये हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग था। अब 2 बातें समझ में आ गई है कि R दूरी सब जगह से उस पॉइंट P के लिए बराबर होने वाली है, और यहाँ पर हमने एक छोटा सा चार्ज काटा जिसका रेडियस कैपिटल R था, छोटा सा चार्ज DQ काटा जिसका लेंथ हमने DL एज्यूम कर लिया। इसके एक्सिस पर x दूरी बढ़ के इस पॉइंट P पर हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा था, यानी E नेट एट P पूछ रहा था, और ये P पॉइंट हमारे लिए एक्सियल था, कितना होगा, कितना होगा। तो हमने बोला यहां से इस छोटे से चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज बनेगा, क्योंकि छोटा सा चार्ज DQ है तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड D बनेगा। अब हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर कोई प्लस Q चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर पूछे तो अवे होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चीज पर पूछा था कि अगर R डिस्टेंस पर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा D क्या होगा, Q की जगह क्या है DQ अपॉन
आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनी छोटे से डी क्यू की वजह से। अब हमने जस्ट इसके नीचे आके यहाँ पर एक डी क्यू काट लिया, अभी भी इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक आर है, कैपिटल आर। अब यहाँ से बोला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, तो आपने बोला इस पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉइंट पी पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बनेगी। और ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, छोटी सी डीई, और ये भी होगी के, और इसको भी हमने चार्ज बोल दिया डी क्यू, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ अगर 2 कूलम तो यहाँ भी 2 कूलम, यहाँ डी क्यू तो यहाँ भी डी क्यू। और हमने यूनिट लेंथ काटा है, तो यहाँ 1 यूनिट तो यहाँ भी 1 यूनिट, यहाँ 1 सेंटीमीटर तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, तो सेम डी क्यू और डीएल हो गया। यहाँ इस जगह से इस पॉइंट पी की दूरी आर माना, तो इस जगह से भी इस पॉइंट पी की दूरी आर ही होगी। अभी अभी समझाया है कि यहाँ से ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी सब बराबर होगी। ये भी होगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आई? हाँ सर। अब देखो आराम से समझना है, लाइन थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं। अब अगर ये वाले ट्रायंगल के एंगल को हमने ये वाला एंगल को थीटा बोला कि आर है रेडियस, ये वाला पॉइंट आर है, ये स्मॉल आर है, ये एक्स है, तो ये एंगल थीटा है। तो ये एंगल कितना होगा, तो आपने बोला ये भी आर है, कैपिटल आर है, स्मॉल एक्स एक्स है, ये भी, तो ये भी एंगल थीटा, सब सेम होगा एंगल थीटा। अब इस जगह पर अगर एक सीधी थोड़ी सी लाइन ऐसे ड्रॉ कर दे, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब इस डी के लिए 2 कंपोनेंट बनेंगे। आप जानते हो कि अगर मान लो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये लाइन डी है और इस जगह पर एंगल थीटा बन रहा है, और इसको आपने बनाकर एक ट्रायंगल मिला दिया, इसको आगे बढ़ाकर एक ट्रायंगल मिला दिया, और इस ट्रायंगल में जब अगर आप साइन थीटा लगाओगे तो थीटा के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर पता नहीं, हाइपोटेनियस हमारा डी है, यहां से इस डी को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो परपेंडिकुलर बराबर डीई साइन थीटा आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ गई डीई साइन थीटा। और इसी में अगर आप कॉस थीटा लगाओगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस पता नहीं लेकिन हाइपोटेनियस अभी भी डी है, तो बेस बराबर डी को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, डी कॉस थीटा आ जाएगा, यानी बेस की जगह आ गया डी कॉस थीटा। और अगर ये हाइपोटेनियस था, अगर ये डी साइन थीटा है और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करो और इसको मिला दो, तो ये डी साइन कॉस थीटा है तो ये भी डी कॉस थीटा, ये डी साइन थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। यानी यहाँ से एक बात सीखने को मिली हमें, क्या सीखने को मिली कि अगर कोई डी लाइन है और यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है, तो थीटा के एलोंग जो कंपोनेंट बनता है वो डी कॉस थीटा बनता है, और डी कॉस थीटा से 90 डिग्री ऊपर उठ के, डी कॉस थीटा से 90 डिग्री ऊपर उठ के जो कंपोनेंट बनता है वो डी साइन थीटा बनता है। और जब 2 कंपोनेंट बना लेते हैं तो डी का काम खत्म हो जाता है। ये बात समझ में आई? लिख लो, इरेज कर देते हैं, इसको हटा दे, लिख लिया था तो आराम आराम से चलना है। 11th पढ़ के आए होंगे तो सब दिक्कत तो होगा नहीं, लेकिन अगर नहीं पढ़ के आए हो, मान लेते हैं तो आपको दिक्कत हो रहा होगा, तो उस दिक्कत को हम क्लियर करते जा रहे हैं अपने तरफ से, पूरी प्यार से समझाने की कोशिश। अब अगर इसमें देखो तो इस डी के लिए ये थीटा के एलोंग का कंपोनेंट है, तो ये बन गया डीई कॉस थीटा। और इसी डी के लिए जब इससे 90 डिग्री आगे बढ़ोगे तो एक और कंपोनेंट बन के आएगा और वो बन जाएगा डीई साइन थीटा। उसी तरह अगर ये एंगल थीटा है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अब इस डी के लिए अगर ये वाला थीटा के एलोंग क्या हो जाएगा, डीई कॉस थीटा, और इससे 90 डिग्री ऊपर उठ के एक और कंपोनेंट बनेगा और वो क्या बनेगा, डीई साइन थीटा। अब डी साइन थीटा आपस में क्या हो जाएगा। इसी तरह जब यहां पर एक छोटा सा डी क्यू और डीएल काटोगे और यहां पर छोटा सा डी क्यू डीएल काटोगे, तो इन दोनों की वजह से डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, विजुलाइज कर पा रहे हो, और डी कॉस थीटा बच जाएगा। तो इसी तरह सबका डी साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल होता चला जाएगा, यानी डीई साइन थीटा फॉर every dq gets
cancelled due to its symmetrical charge या symmetrical charge element, symmetrical charged element dq, क्योंकि इसका सिमेट्रिकल ये, इसका सिमेट्रिकल ये, इसका सिमेट्रिकल ये, इसका सिमेट्रिकल ये, सब के लिए जब बनाओगे तो डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा सबका कैंसिल होता चला जाएगा और सबका सिर्फ एक ही कंपोनेंट बचेगा। वो क्या बचेगा? डीई कॉस थीटा बचेगा। समझ में आई बात? श्योर शॉर्ट। हाँ सर। अब यहां से ऊपर वाला हेडिंग मिटा दे, मिटा दो सर, ये सब चीजें हेडिंग उडिंग, ये डायग्राम बना लो। अब देखो 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 आराम से देखना। अब यहां से बच्चा दो तरह से इसको सॉल्व कर सकता है। कैसे 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 सर? दो तरीके से सॉल्व करने का इसका प्रोसेस हो सकता है। कैसे? एक बच्चा कहेगा कि हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो सर्कल के लिए या किसी भी चीज के लिए तो हम डीई कॉस थीटा लेंगे। जब आप डी कॉस थीटा लोगे तो इस एलिमेंट का डी कॉस थीटा, इस एलिमेंट का, इस एलिमेंट का, इसका 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 सबका डी कॉस थीटा, तो ये सर्कल के लिए होगा। कोई बच्चा कहेगा ना हम ई नेट लेंगे क्योंकि तो यहाँ डी कॉस थीटा दो बार आया है तो 2d कॉस थीटा लेंगे। तो बस एक चीज बदलना होगा, पहले वाले को आप ई नेट निकाल रहे हो डी कॉस थीटा, तो सर्कल के लिए, पूरे सर्कल के लिए इंटीग्रेट करोगे क्योंकि जानते हो एक डी क्यू की वजह से डी बना, इसी तरह से सबसे डी बनेगा, यानी सबसे डी कॉस थीटा बनेगा। सबको जोड़ने का तरीका इंटीग्रेशन है। तो एक बार पूरा सर्कल का इंटीग्रेशन करो, या जब 2d लोगे तो सेमी सर्कल का करो। क्यों 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 क्यों? इसीलिए क्योंकि जब आप इसका डी कॉस थीटा और इसका डी कॉस थीटा ले लेते हो, उसी तरह इसका डी कॉस थीटा, इसका डी कॉस थीटा एक साथ ले लेते हो, इसका डी कॉस थीटा, इसका डी कॉस थीटा एक साथ ले लेते हो, यानी आप सर्कल को इंटीग्रेट, सेमी सर्कल को इंटीग्रेट करते हो और 2d कॉस थीटा लेते हो तो ऑटोमेटिकली इसका सारा सिमेट्रिकल अगले वाले सेमी सर्कल में आ गया। तो या तो पूरे सर्कल को लो तो डी कॉस थीटा लो, अगर आप सेमी सर्कल को लेते हो यहाँ से तो 2d कॉस थीटा लो, तो इंटीग्रेशन फिर सेमी सर्कल के लिए हो जाएगा। हम दोनों को लेकर के दिखा देंगे, ठीक है। अब यहां से आप बोलोगे कि जो आपके पास ई नेट आया है वो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्या है हमारे पास, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और कॉस थीटा है तो कॉस थीटा डालोगे। किसके लिए? सर्कल के लिए, ठीक है। अब आप यहां से बोलोगे कि थीटा सबके लिए, यहां से बनने वाला थीटा, देखो ना, यहां अगर रखोगे, यहां से बनने वाला ये थीटा, यहां से बनने वाला ये थीटा, यहां से बनने वाला ये थीटा, सबके लिए थीटा, कॉमा आर सबके लिए, यहां से ये वाली आर सबके लिए आर, और के तो ऑलरेडी फिक्स होता ही है क्योंकि के की वैल्यू हमने पढ़ी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिसको डालते हैं तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। यानी थीटा, आर और के सब क्या है, सब कंपोनेंट के लिए कितना है, कांस्टेंट है। क्योंकि थीटा कांस्टेंट है तो जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी वो भी कांस्टेंट हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहां से आप बाहर निकाल लोगे के, दिख रहा है ऊपर जो व्हाइट कलर का आ जाता है उसकी वजह से दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां से बाहर निकाल लोगे आप के कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन में सर्कल के लिए आप कह दोगे डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू। हमने मान लिया कि इस पूरे सर्कल पर या इस पूरे रिंग पर क्यू चार्ज, वो 100 कूलम, 200 कूलम, 500 कूलम, कितने कूलम का है वो हमें नहीं पता, लेकिन क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। यानी ई नेट आपको क्या मिल गया, के डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत, पक्की वाली बात। अब नीचे वाला कुछ ये इरेज करते हैं, लिख लो, हटाते हैं के की वैल्यू वगैरह, ठीक है। यहां से आपको मिला, अब देखो इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में आओ, देख लिया ट्रायंगल, हाँ सर।
किसी भी एक ट्रायंगल को उठा लो, इसको उठा लिया, ये अगर थीटा है तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, थीटे के सामने वाला बेस हो गया और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस हो गया। और हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। कॉस थीटा बेस हमारे पास x है और हाइपोटेनियस हमारे पास स्मॉल r है, तो यहां से हम लिखेंगे ई नेट इज इक्वल टू के क्यू, कॉस थीटा की जगह बेस है x, हाइपोटेनियस है r, यानी x अपॉन r, और नीचे में ऑलरेडी r स्क्वायर था, तो ये ई नेट हमें क्या मिल गया, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर एंड आर का पावर 1, आर क्यूब बन गया। ठीक है, अब देखो ये अगर ट्रायंगल उठाते हो तो इसका ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और आपने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर बराबर आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से आर बराबर अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 1/2। कोई तकलीफ है नहीं सर। यहां से आप लिखोगे ई नेट बराबर हमको मिल गया के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 1/2। देखो ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिला आर बराबर, क्योंकि आर नहीं आर क्यूब है, तो इस पूरे का क्यूब करोगे तो ये 3/2 हो जाए। बोलो ये बात समझ में आई। एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग और अ सर्कल ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस x। समझ में आया? देख लो, समझ लो, जान लो, जो भी करना है कर लो। बहुत धीरे धीरे और प्यार से हमने आपको चीजें समझाई है। 1/2 आया और उसके पावर में r क्यूब है तो 3/2 बन गया। यानी पहले आपको ये डायग्राम को देखना था, ये वाली जो डायग्राम हमने बनाई है ये है, ये डायग्राम है अंदर में। उसके बाद हमने यहां से शुरू किया, यहां आए, यहां आए, यहां आए, यहां आए और यहां पर डिराइव कर दिया। कोई बोलेगा कि नहीं हम 2d cos थीटा लेंगे, तो यहां आप देखो, ये लिख लो, पहले लिख लो, लिख लो, लिख लो, इसी में समझा देते हैं। लिख लिया, लिख लिया, इरेज नहीं करेंगे, इसी में कट पट करेंगे। ठीक। अब कोई अगर कहेगा 2 लेंगे, यहां पर 2 लेंगे तो सर्कल किस में बदल जाएगा, सेमी सर्कल में। अच्छा, अब डी क्यू, ये सब चीज रहेगा, सर्कल किस में बदल जाएगा, सेमी सर्कल में। अब Q अगर पूरे सर्कल के लिए है बच्चे, तो इसका आधा के लिए Q/2 ही तो होगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो dq का इंटीग्रेशन जब सेमी सर्कल के लिए करोगे तो ये सिर्फ Q नहीं आएगा, ये 2 तो ये 2 भी है ना, यहाँ 2 बाहर आ जाएगा सेमी सर्कल के लिए, यहाँ पर 2 आया, और dq का इंटीग्रेशन सिर्फ Q नहीं आएगा, Q/2 आएगा, और ये 2 और ये 2 ऑटोमेटिकली कट के फिर से क्या मिल जाएगा, ई नेट बराबर के क्यू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यानी ये लेके चलो या ये लेके चलो, ये लेके चलोगे तो dq का इंटीग्रेशन Q आएगा, और ये लेके चलोगे तो dq का इंटीग्रेशन Q/2 आएगा, और वो 2:2 को मार के फिर से कहानी को सेम बना देगा। And this is all about the electric field due to a charge ring on its axis। ठीक है, पक्का समझ में आया? श्योर शॉर्ट लिख लो, लिखो, लिखो, एकदम प्यार से लिखना, समझना। थोड़ा ऊपर नीचे अगर दिखने में दिक्कत हो तो बोला भी हमने बहुत प्यार से है, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप समझने की कोशिश बहुत प्यार से करो, आराम से समझोगे, चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होगी। लिख लिया। और हम ये सजेस्ट करेंगे कि जितना हमने डायग्राम दिखाया उसको पार्ट बाय पार्ट तोड़ के 2-3 वीडियो कर देते हैं। क्यों? पिछले आपने 5-6 घंटे का पढ़ा है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझाई है हमने, तो इसको ये 45 मिनट्स हो चुके हैं, तो इसको आप चार्ज रिंग को इसमें समझो। अगली वाले में हम आपको सेमी सर्कल समझा देंगे और क्वाड्रेंट बता देंगे। उसके अगले वाले में हम आपको वो सीधी वाली लाइन बता देंगे,
हॉरिजॉन्टल कंटिन्यूअस चार्ज और उसके अगले वाले में वर्टिकल कंटिन्यूअस चार्ज बता देंगे, ताकि आपको देखने में भी ठीक लगे। कुछ बच्चों का शिकायत भी आया था कि सर आप 6-6 घंटे बना देते हो, हम पढ़ेंगे कैसे। हमारा तो मानना था कि आप 12th क्लास में हो, 6 घंटे हो चाहे 12 घंटे हो, आपको पढ़ना है तो पढ़ना है जिस टीचर का समझ में आता है। लेकिन फिर भी हमें लगता है अगर बहुत लंबा होता है तो इसको हम यहीं पे रोकते हैं और हम इसके जस्ट वीडियो में, इसमें लेट नहीं करेंगे, हर दिन के हिसाब से आपको वीडियो देते चले जाएंगे। इसके जस्ट वाले वीडियो में हम आपको सेमी सर्कल की वजह से दिखा देंगे और उसके जस्ट वाले वीडियो में क्वाड्रेंट की वजह से दिखा देंगे, या एक ही वीडियो में कर देंगे दोनों को। उसके बाद वाले में हॉरिजॉन्टल और उसके जस्ट वाले में वर्टिकल करके दिखा देंगे, ठीक है। तो इसको आप समझ के रखो, इसके जस्ट वाले में वो समझा देंगे, लेकिन नेक्स्ट पढ़ने से पहले इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो कर लीजिए। बाय, हैव ए नाइस डे। 50 मिनट हो गया, ज़्यादा लंबा ठीक नहीं है। अच्छा डेरिवेशन था, बहुत प्यार से समझाया है, तो इसको समझ के फिर नया देखोगे तो कन्फ्यूजन शायद ना हो, ताकि ब्रेक मिल सके, तो नई वीडियो में देख लेंगे। तो बाय, हैव ए नाइस डे। समझ सकते हो आप, सर ने आपकी भलाई सोची है। बाय।